भारत के संवैधानिक विकास के टॉपिक में हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ चुके हैं और अब हम बात करेंगे और 1793 का चार्टर एक्ट भी पढ़ चुके हैं हम लोग, 86 और 93 का। अब लोग आज हम जो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और चार्टर अधिनियम 1813 को पढ़ेंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम किन परिस्थितियों में लागू है, जैसा हम लोग टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं और फिर उसके प्रावधानों को। ये अधिनियम बहुत ही, इसमें जटिलताएं नहीं है समझने के लिए, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे इसके प्रावधान के, और कुल मिला के 4 प्रावधान हैं। लेकिन प्रावधानों को डिस्कस करने से पहले हम लोग आइए इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। देखिए, इस पीरियड में आते आते ब्रिटेन में जो है कंपनी के प्रति, हम लोगों ने देखा शुरू से ही कंपनी के प्रति जो है कुछ जो है विचारधाराएं ऐसी थी जो उसकी विरोधी विचारधारा थी। कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए और सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को शासन लेने के लिए वो प्रयास करने के लिए प्रेरित करती थी, और वो हमको यहाँ भी दिखता है। इस पीरियड तक आते आते जो कंपनी का भारत में जो साम्राज्य था वो बहुत विशाल होता जा रहा था, और उस विरोधी वर्ग का ये मत था कि कंपनी अब जो है सक्षम नहीं है कि वो भारत के शासन को सही ढंग से, उसकी राजनीतिक व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को भी सही ढंग से हैंडल कर पाए। तो उनका ये मत था कि जो कंपनी से शासन को छीन लिया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे अपना शासन भारत में स्थापित करे। एक तो ये माहौल बना हुआ था। दूसरा जो था, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था, वो था नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। इस पीरियड में नेपोलियन अपने उत्कर्ष पर था यूरोप में, और उसने लगभग पूरे यूरोप को नेपोलियन अपने नियंत्रण में ले चुका था। लेकिन एक जो उसकी प्रतिद्वंदी शक्ति थी वो थी ब्रिटेन, जिसको वो पराजित नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी नौसैनिक शक्ति के सामने। तो ब्रिटेन को झुकाने के लिए, ब्रिटेन से कुछ अपनी वांछित शर्तों पर समझौते कराने के लिए नेपोलियन ने एक जो है आर्थिक नीति को प्रोत्साहित किया और पूरे यूरोप महाद्वीप पे थोपा, जिसको महाद्वीपीय व्यवस्था कहा जाता है। एक्चुअली महाद्वीपीय व्यवस्था को अगर हम एक लाइन में समझें तो ये महाद्वीपीय व्यवस्था जो कि यूरोप में ब्रिटेन के लिए क्या थी, एक आर्थिक नाकेबंदी थी। ब्रिटेन के लिए यूरोप में एक आर्थिक नाकेबंदी थी, यानी कि जो यूरोप के बाजार थे वो ब्रिटेन के लिए, मतलब यूरोप के बाजार से ब्रिटेन को एक तरह से उसके संपर्क को समाप्त करना था। यूरोप चूंकि उसके अधीन था, उसके नियंत्रण में था नेपोलियन के, तो उसने जो है 1807 और 6 के आसपास उसने बर्लिन घोषणाएं और जो है एक और कोई घोषणा की थी उससे संबंधित, जिसके द्वारा उसने ब्रिटेन के जहाज़ों को, चाहे वो जो ब्रिटेन के जहाज़ों को यूरोप के बंदरगाहों पर प्रतिबंधित कर दिया था, या किसी अन्य देश के जहाज जो ब्रिटेन से होकर अगर यूरोप में प्रवेश करते हैं तो उनको बंद कर देने का प्रावधान उसने किया था। यूरोप महाद्वीप के मुख्य भूमि पर कर सकते हैं तो इस तरीके से उसने क्या किया कि ब्रिटेन के आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए, उसका मत था कि अगर इस तरह से हम उसकी नाकेबंदी कर लेंगे तो उनका सामान जो था, ब्रिटेन का जो प्रोडक्ट, जो उत्पादन थे, वो सारे फैक्ट्रियों के जो उनके कारखानों में हो रहे हैं वो एक तरह से डंप हो जाएंगे वहीं पर, उसको बाजार नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में शुरू में नेपोलियन को सफलता भी मिली, और उसके परिणाम स्वरूप जो ब्रिटेन के अन्य, अब यहाँ पे ये बात समझ लीजिए आप, अब इसका दूसरा पहलू देखिए कि इससे परिणाम क्या हुए। परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको पूरब और भारत के साथ व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार और एकाधिकार प्राप्त था, यानी कि पूरब और भारत के साथ कोई भी अन्य कंपनी या ब्रिटिश नागरिक व्यापार नहीं कर सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे प्रावधान लागू थे, और इधर यूरोप में क्या हो रहा था कि ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों और अन्य कंपनियों के लिए यूरोप का बाजार बंद हो चुका था। तो उन व्यापारियों का, इस परिस्थिति का, उन व्यापारियों का, उन कंपनियों का दबाव ब्रिटिश सरकार पे पड़ रहा था कि आखिर वो अपना सामान कहाँ बेचेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पर महाद्वीपीय व्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसका बाजार तो पूरब था, भारत था, चाइना था, दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे। तो ऐसी स्थिति में अब सिचुएशन दबाव वाली हो गई थी कि सरकार के ऊपर दबाव था कि इस व्यवस्था से कैसे निपटे और
वो व्यापारी भी भारत और पूर्व के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर अपनी भागीदारी की मांग कर रहे थे, ताकि वो भी अपना व्यवसाय व्यापार चला सके। तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी, और ऐसी सिचुएशन में फिर आई जो है चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला प्रावधान था जो समाप्त करने की बात की गई थी, जो है कंपनी के शासन का, चूंकि साम्राज्य बढ़ रहा था, तो उसको समाप्त नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया कि 20 वर्ष के लिए फिर से उसका नवीनीकरण कर दिया गया कि ठीक है, जो है कंपनी जो है जो राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व निभा रही है वो 20 वर्ष तक के लिए उसको और फिर दिया जा रहा है। ठीक, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति हम लोगों ने देखा, उसका प्रभाव आप यहां देखेंगे इस दूसरे पॉइंट में, कि व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब वो एकमात्र कंपनी नहीं होगी जो भारत और पूर्व के साथ व्यापार करेगी, यानी कि अब भारत का बाजार यूरोप के अन्य नागरिकों, व्यापारियों और कंपनियों के लिए खोल दिया गया। कंपनी भी व्यापार कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटेन के अन्य नागरिक और कंपनी भी व्यापार कर सकते हैं। हालांकि दो मुद्दों पर, एक चीन के साथ और एक चाय का व्यापार, इन दोनों पर एक अधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। ठीक है, तो आप ये बात रखेंगे। अच्छा देखिए अभी क्या है, यानी कि अभी हम एक पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रखेंगे कि व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त हो गया। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप 1813 एक्ट को ही आंसर करेंगे। लेकिन अगर जैसे कभी एक शब्द उसमें यूज कर दिया कि पूर्णतः कब समाप्त हुआ, तो देखिए अभी पूर्णतः नहीं है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार चीन और चाय पर बना हुआ है। ये अगले अधिनियम 1833 में ये भी समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा और सभी कंपनियों के लिए खुल जाएगा ये बाजार। तो अगर प्रश्न ये पूछ दिया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तब आप जवाब 1833 देंगे। अन्यथा की स्थिति में कभी भी पूछे कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो जवाब होगा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान आपको याद रखना होगा। एक और पॉइंट इसका बहुत महत्वपूर्ण था, वो था 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर व्यय करने के लिए। इस अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, ये जो व्यय था ये क्या था, ये प्रतिवर्ष था। प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर, विज्ञान की उन्नति के लिए और जो है विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीयों पर खर्च किया जा सकता था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे, हालांकि तुरंत की बात नहीं, इसने एक विवाद को जन्म दिया था। भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे उसको। प्राच्यवादियों एवं आंग्लवादियों के विरुद्ध जो है एक दो धड़े बन चुके थे इस 1 लाख रुपए को खर्च करने के लिए। हम लोग आगे पढ़ते हैं, उसमें मैकाले मिनट्स की भी चर्चा हम लोग की जाती है। और इसका एक अंतिम अधिनियम जो प्रावधान था वो था ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में धर्म प्रचार करने की छूट प्रदान कर दी गई थी। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सा एक अधिनियम था, चार्टर एक्ट। इसके प्रावधानों को आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये प्रावधान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आप याद रखेंगे। और ऐतिहासिक प्रश्नों की दृष्टि से इतिहास के क्रम में ये 1 लाख रुपए शिक्षा वाला भी इंपॉर्टेंट है इतिहास मिशनरी का। तो ये फैक्चुअल था, तो हम लोग ये बात हम लोग समझ लेंगे 1833 एक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में। जी, तो अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो प्रावधानों तक पहुंचने से पहले हम जरा इसकी भी पृष्ठभूमि की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1813 में पिछला एक्ट आया, चार्टर एक्ट, और 33 तक, इन 20 सालों में इंग्लैंड में बहुत कुछ बदला। इंग्लैंड में उसके राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन दिखाई दिए। इस दौर तक आते आते ब्रिटेन के जो आर्थिक जीवन में हम लोग देखते हैं, तो औद्योगिकरण जब बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा तो उत्पादन बढ़ा। जो है ब्रिटेन में उत्पादन बढ़ने से जो है लोगों के जीवन स्तर, उनके रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, निर्यात बढ़ा, विदेशी धन का आगमन हुआ, ब्रिटेन की संपन्नता बढ़ती गई। और ब्रिटेन की संपन्नता बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे नए उनके रहन सहन और जीवन स्तर में परिवर्तन आने लगा, उसी तरह से ब्रिटेन में फिर नए विचारों का भी जन्म होने लगा। और उस नए विचारों में के फलस्वरूप जो है
नई चेतना का जन्म हुआ। नई चेतना यानी कि नए जो है आर्थिक स्वतंत्रताएं या आर्थिक जीवन में सुधार, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव उनकी सोच और विचारधारा पे भी पड़ने लगा और नई स्वतंत्रता, नई भावनाएं उनके समाज में प्रचलित होने लगी। ठीक है, जैसे कि फिर उसी दौर में आप देखते हैं कि ब्रिटेन में मजदूरों के हितों की बात की जाने लगी, मजदूरों के अधिकारों की बात की जाने लगी, मजदूरों के आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया। कई मजदूर आंदोलन इस पीरियड में जो है ब्रिटेन में चलन में आए और जो है प्रचलित रहे और संचालित होते रहे। और उनके हितों की बात सिर्फ उनके आंदोलनों तक सीमित नहीं, बल्कि उस दौर के जो बौद्धिक वर्ग था ब्रिटेन का, जो चाहे लेखक हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे जो है साहित्य वर्ग हो, तो वो उन आंदोलनों को, उस नए विचारों को अपने लेखों, अपनी कलम के माध्यम से वो सामान्य जन तक पहुंचा रहा था। यानी कि आर्थिक प्रगति के साथ साथ ब्रिटेन की जो सामाजिक चेतना थी वो धीरे धीरे बदल रही थी और इसका प्रभाव सिर्फ उनके आर्थिक सामाजिक जीवन पे नहीं पड़ा, बल्कि उनकी राजनीतिक विचारधारा भी बदलने लगी और राजनीतिक नेतृत्व में भी नए विचारों का आगमन आने लगा। और वो हम देखते हैं कि इस पीरियड में जो है नए एक जो है विग दल की सरकार बनी। विग दल जो है वो सत्ता में आया। ठीक है, 1830 में ये सत्ता में आ गया विग दल। और ये जो बेसिकली इनका जो कैरेक्टर था वो एक उदारवादी अप्रोच लेकर चलते थे विग दल। और इन्होंने जो है मानव की स्वतंत्रता या मानव के अधिकारों की सार्वभौमिकता को पुरजोर समर्थन दिया। मानव के अधिकारों को, या यूं कह सकते कि मानववाद को इन्होंने जो है अपना पुरजोर समर्थन दिया। मानव की प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा, इनको उन्होंने जो है मान्यता प्रदान की कि प्रत्येक व्यक्ति इनका, कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो एक सामान्य जन हो, चाहे वो कोई भी संपन्न उद्योगपति या कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति की उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा एक समान है। तो इस प्रकार से जो है राजनीतिक जो सत्ता में आने वाला दल भी जो है वो मानववाद या मानव हितों या मानव जो है प्रतिष्ठा और गरिमा की बात करने वाला जो है सत्ता में आया। तो इस परिवेश में, इस राजनीतिक सामाजिक चेतना के बदलते हुए इस परिवेश में जब 20 साल गुजरे और 1833 का जब समय आया तो ये प्रश्न खड़ा हुआ कि अब क्या, क्योंकि 13 में 20 साल के लिए रिन्यू किया गया था कंपनी के प्रशासन को भारत में। तो जब 20 साल बीता 33 में फिर ये प्रश्न आया। तो जब ये प्रश्न आया तो हम देखते हैं कि इसमें दो धड़े फिर दिखाई देते हैं। एक वर्ग कहता है कि कंपनी के शासन को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, उसने एक वर्ग सीधे जो है कंपनी के शासन को समाप्त करने की बात कहता है, लेकिन वहीं पे संसद में जो एक बहुमत वर्ग था वो कहता है कि नहीं, अभी ये समय उचित नहीं है, अभी नहीं समाप्त करना चाहिए, कंपनी का शासन ऐसे ही चलना देना चाहिए। दरअसल ये जो बहुमत, जो संसद में जो बहुमत था, जो यह इस पक्ष में था कि अभी कंपनी के शासन को समाप्त नहीं होना चाहिए, इस पर दो व्यक्तियों का बड़ा प्रभाव था। एक प्रभाव था मैकाले का और एक प्रभाव था जेम्स मिल। मैकाले को आप अभी देखेंगे भारत की राजनीति में भी सक्रिय रूप से। इस समय मैकाले जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सेक्रेटरी था और जेम्स मिल जो थे वो इंडिया हाउस में एक उच्च पद पे आसीन व्यक्ति। इन दोनों व्यक्तियों का ये मत था कि, अब देखिए, ये इन दोनों व्यक्तियों का मत 1833 के एक्ट में प्रभावी रूप से हमको दिखाई देता है। तो इन दोनों व्यक्तियों का ये मत था कि कंपनी का शासन भारत में जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए, उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। हाँ, यद्यपि जो है उसकी आधार में परिवर्तन कर देना चाहिए, उसकी संरचना में परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन शासन ऐसे ही चलना चाहिए। और इन दोनों व्यक्तियों का संसद के बहुमत पर प्रभाव था, तो बहुमत का भी मत था कि नहीं, अभी शासन समाप्त नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। और 1833 के एक्ट में जो है जेम्स मिल और मैकाले, इन दो व्यक्तियों का प्रभाव दिखाई भी देता है। अगर कभी पूछा जाए आपसे कि 1833 के एक्ट में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो आप जवाब देंगे मैकाले और मिल जो है इंपॉर्टेंट है। और मैकाले जो है, अभी हम आगे देखेंगे कि मैकाले जो है किस तरीके से इसी एक्ट के बाद जो है भारत की राजनीति और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में इसकी भूमिका को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये परिस्थितियां थी उस समय, और इन परिस्थितियों के फलस्वरूप परिस्थितियों में भी भारत का
ये चार्टर अधिनियम 1833 का आगमन हुआ। आप देखेंगे इस बदलाव का 1833 के अनेक प्रावधानों पर आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा, विशेषकर इसके सामाजिक और राजनीतिक जो बदलाव हुए, वो सामाजिक जो क्षेत्र में जो बदलाव हुआ, जो मानववाद की विचारधारा का समर्थन उसको मिला इस दौरान ब्रिटेन में, वो भारत में आपको भारत की जो है सामान्य जन के लिए कुछ प्रावधानों में आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रावधानों की। जी, तो अब हम 1833 के चार्टर अधिनियम की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रावधान तो इसमें हुआ कि अगले 20 वर्ष के लिए फिर से कंपनी को जीवन दान दे दिया गया। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो संसद का बहुमत था वो इस मत पे जो है के विरुद्ध था कि कंपनी का शासन समाप्त कर लिया जाए, तो चीजें वही यथावत बनी रहीं। लेकिन जैसा कि मैकाले का विचार था कि उसके आधार में परिवर्तन होना चाहिए, प्रशासन के तरीकों में परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन अब हम देखते हैं। और दूसरा, एक व्यापारिक क्षेत्र में क्या निर्णय हुआ, जैसा कि 1813 के एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो कंपनी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन और चाय पर उसका एकाधिकार अभी भी बना हुआ था। 1833 के एक्ट के द्वारा वो भी जो एकाधिकार उसके बचे हुए थे उसको भी छीन लिया गया, यानी कि अब पूरब के पूरे व्यापार को पूरी तरीके से ब्रिटेन के सभी नागरिकों और सभी कंपनियों के लिए खोल दिया गया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग को अब समझनी है वो था परिवर्तन, केंद्रीकरण हमको देखने को मिलता है इस अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा भारत, चूंकि देखिए क्या है, इस समय तक अब धीरे धीरे क्या है और प्रसार बढ़ रहा है, कंपनी का शासन, कंपनी का जो साम्राज्य था वो और विस्तृत हो रहा है। कंपनी अनेक युद्ध कर रही है, अनेक समझौतों के द्वारा जो है कंपनी के क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अब उस बढ़ते हुए क्षेत्र पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक सुदृढ़ केंद्रीकरण से शासन प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, और उसी के नियंत्रण को, उसी भारतीय साम्राज्य पर अपना नियंत्रण और जमाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया, ये चार्टर एक्ट आया। और इसमें कंपनी के को आप देखते हैं एक सशक्त केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को स्थापित होते हुए देखते हैं। और ये केंद्रीकरण जो था वो सिर्फ प्रशासनिक मामलों पे नहीं था, कि प्रशासनिक स्तर पे नहीं था, बल्कि वित्त के अंतर्गत और कानून निर्माण, इन तीनों पहलुओं के स्तर पर हम प्रशासनिक केंद्रीकरण को देखते हैं। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं कि क्या परिवर्तन किए गए केंद्रीकृत शासन प्रणाली के अंतर्गत। सबसे पहले अगर हम प्रशासनिक केंद्रीकरण की बात करें तो प्रशासन के स्तर पे आप बात करेंगे कि प्रशासन के स्तर पर क्या केंद्रीकरण हुआ। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको कहा गया, अब कहा जाएगा उसको भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, देखिए ये टाइमलाइन आप ये जरूर याद रखें, यहां से प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। देखिए 1757 में कंपनी का शासन आया, कंपनी 1757 और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद तो बंगाल में जो है गवर्नर बने। ठीक है, बंगाल का गवर्नर कहलाता था। फिर ये चलता रहा 1773 तक, 1773 तक। इस दौरान बंगाल, मद्रास और बंबई 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित हो चुकी थी। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको ज्यादा शक्तियां प्रदान कर दी गई, और अब बंगाल के गवर्नर को कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल, इसको कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये चलता रहा 1773 से लेकर जो है 1833 तक। और अब बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, यानी अब इसका क्या मतलब हुआ। देखिए अभी जब भारत का शासन जब अंग्रेजों को प्राप्त हुआ तो प्रारंभिक दौर में बंगाल, मद्रास और बंबई, ये 3 केंद्र उनको मिल गए थे। तीनों प्रेसिडेंसियां डेवलप हो गई थी,
और तीनों पे गवर्नर थे जो यहाँ का अपना स्थानीय शासन चलाते थे, अपने निर्णय लेते थे। लेकिन जब केंद्रीकृत शासन व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है इसको बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। यानी इस दौरान तक क्या हुआ था, भारत का एक बड़ा हिस्सा जो था वो कंपनी के अधीन आ चुका था। और अभी ये लोग अपने अपने क्षेत्राधिकार में अपने अपने क्षेत्रों में शासन चलाते थे, लेकिन अब जब केंद्रीकरण किया गया तो जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ, इस बृहद भारतीय साम्राज्य जो कंपनी के हाथ लगा था उस पूरे क्षेत्र पर उसका प्रशासनिक जो है एक तरह से सुप्रीमेसी स्थापित कर दी गई। यानी कि जो भारत का गवर्नर जनरल होगा, जो कि बंगाल वाले गवर्नर जनरल को बना दिया गया, अब उसके अधीन ये दोनों प्रेसिडेंसियां हो गई। ठीक है, ये दोनों प्रेसिडेंसियां यानी कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो पूर्ण रूप से वो गवर्नर जनरल के एक अधीन हो गए, उसके सहायक मात्र रह गए। वो अपने क्षेत्रों में किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम बदल दिया गया गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पे उसको जब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया तो उसको कुछ मामलों में जो है उसको अधिकार दिया गया था इन प्रेसिडेंसियों के ऊपर, कुछ मामलों में। ठीक है, लेकिन जब भारत का गवर्नर जनरल दिया गया, क्या दिया गया इसको, तो इसको पूरा अधिकार दे दिया गया। ये दोनों प्रेसिडेंसियां उसके प्रशासनिक नियंत्रण में सीधे प्रत्यक्ष रूप से स्थापित कर दी गई। तो ये बात हो गई, यानी कि इन प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जो है उनकी शक्तियां बिल्कुल समाप्त हो गई, वो मात्र उसके एक सहयोगी और उसके अधीनस्थ बनकर रह गए। ठीक है, और गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के साथ इस पूरे संपूर्ण भारत में इन दोनों प्रेसिडेंसियों के नियंत्रण, निरीक्षण और जो है निर्देशन का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये प्रशासनिक जो है नियंत्रण की बात हम लोगों ने समझ ली। और अन्य भी प्रांत जो इस समय मिल गए थे भारत को, उन प्रांतों के भी गवर्नर और क्षेत्र भी भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। फिर प्रशासनिक नियंत्रण के साथ साथ जो वित्त वाला हिसाब आप देखें, वित्त के क्षेत्र में भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को इस संपूर्ण भारतीय भूभाग जो उनके अधिकार में था उनमें किसी भी प्रकार के नए करों को आरोपित करने या उसका उत्साधन करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो वित्त के क्षेत्र में भी संपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के हाथों में केंद्रित हो गई। ठीक है, जो परिषद चलती आ रही थी। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट, प्रशासन का मामला हम लोगों ने समझ लिया। अब हम कानून या विधिक प्रशासन की बात करें, कानून बनाने की शक्तियों की बात करें, उसमें भी केंद्रीकरण हमको देखने को मिलता है। यानी कि कानून निर्माण शक्तियां जो थी का केंद्रीकरण, ये बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। कानून बनाने की भी शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया। देखिए अभी क्या था, अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि जब भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई तो 3 केंद्र स्थापित हो चुके थे। इन तीनों के गवर्नरों को अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण करने की स्वतंत्रता थी और वो उसका जो है उस अपनी शक्ति को एंजॉय भी करते थे। लेकिन इस क्रम में, इस स्वतंत्रता के क्रम में काफी विरोधाभासी स्थितियों का भी जो है जन्म हो गया। परिणाम क्या हुआ, देखिए कि अभी आगे इसी अधिनियम में हम लोग समझेंगे कि जो विधियों का जो संकलन करने के लिए, उसका जो है संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोगों का गठन किया गया। उसी में से एक विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो स्थिति ये थी कि जिस अपराध के लिए बंबई प्रेसिडेंसी में कुछ वर्षों की सजा थी या कोई सजा निर्धारित थी जिस अपराध के लिए, उसी अपराध के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में दुगुना दंड था और बंगाल प्रेसिडेंसी में उसके लिए कुछ अन्य प्रावधान थे। तो यानी कहने का ये अर्थ है कि ये तीनों प्रेसिडेंसियां एक ही कंपनी के अंतर्गत प्रशासित की जा रही हैं, लेकिन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो है विधियां अलग अलग थी। विधियों में जो है एक तरह से विसंगतियां थी, विरोधाभासी स्थितियां थी। तो इसको दुरुस्त करने के लिए ये कहा गया कि इन तीनों प्रेसिडेंसियों को अलग अलग कानून बनाने की शक्तियां समाप्त कर दी गई, या अन्य भी जो नए प्रेसिडेंसियां, नए जो प्रांत बन रहे थे उनको भी। यानी कि इस पूरे भारत के लिए जो नव भारत स्थापित हुआ था 1835 के अधीन, 1837 के आते तो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको और उसकी प्लस उसकी परिषद को यह अधिकार दिया गया
कि वो संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाएगी। ठीक है, यानी कि ये कानून निर्माण की शक्ति अब पूरे भारत के लिए किसको मिल गई? गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद को। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में यूं कहें तो जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के विधि निर्माण करने की शक्ति थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। अभी कि हमने प्रशासनिक स्तर पे देखा कि जो गवर्नर होता था वो उसके अधीन हो गया, उसकी सारी शक्तियां छीन ली गई, समस्त जो शक्तियों का केंद्र गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल को बना दिया गया, जो कि विलियम बेंटिक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ठीक है, और कानून निर्माण करने की शक्ति की बारी आई। इसके केंद्रीकरण में भी ये दोनों केंद्रों से शक्तियां छीनकर भारत की गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को केंद्रित कर दी गई कि भाई तुम ही लोग जो है कानून बनाओगे, जिसके फलस्वरूप पूरे देश भर में जो कानून, पूरे ब्रिटिश भारत में जो कानून लागू होगा वो एक जैसा लागू होगा, उसके दंड प्रावधान एक होंगे, उसके जो है अनेक जो भी निर्धारण होगा, जो भी नीतियां बनेंगी वो एक जैसी बनेंगी, जो कानून बनेगा वो एक जैसा होगा, सब पर एक समान लागू होगा, उस विसंगति को के दोष को दूर कर दिया जाएगा। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट, पहली पॉइंट तो हम लोगों ने समझ लिया कि कानून बनाने, समस्त भारत के लिए जो कानून बनाने की शक्ति थी वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दी गई। ठीक है, और इसके द्वारा निर्मित कानून संपूर्ण भारत पर और सभी न्यायालयों पर लागू होता था। देखिए यहाँ पे एक स्थिति और भी थी, ये गवर्नर्स जो अपने कानून तो बनाते ही थे, जो अलग अलग जब सिस्टम था 1933 से पहले जो कोर्ट्स होते थे वो कोर्ट भी अपना अलग अलग जो है जो नियम था, वो कानून था, वो लागू कर देती थी। तो बहुत विसंगतियां देखने को मिलती थी इस पूरे एक सामान्य प्रशासन में। तो इसी को समाप्त करने के लिए जो है एक व्यवस्था स्थापित कर दी कि यही जो संस्था होगी गवर्नर जनरल उसकी परिषद, वो संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाएगी, वो पूरे भारत में लागू होगा, न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर बल्कि जो न्यायालय होंगे उन न्यायालयों पर भी इनके कानून लागू होंगे। ठीक है, अब जब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बनाने का काम दे दिया गया तो एक और प्रावधान किया गया इसमें कि एक विधिक सदस्य, ये जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है इसमें एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। एक विधि सदस्य को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में स्थान दिया गया कि जो विधि सदस्य है उसको इसमें शामिल किया जाए। कब? अब इसको बात समझिए, ये एक अस्थायी सदस्य था। ये पूर्ण सदस्य मतलब कह सकते हैं, अस्थायी क्या कहें, ये पूर्ण सदस्य नहीं था। पूर्ण सदस्य नहीं था। पूर्ण सदस्य नहीं था इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए गवर्नर जनरल की परिषद जो थी वो दो तरीके का काम करती थी। एक तो वो कानून बनाएगी, कानून बनाती थी, और उसके बाद जब कानून बना लेती थी फिर उस कानून को पालन भी वही करवाती थी। या यूं समझें कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों कार्यों का निर्वहन करती थी, वो दोनों का उत्तरदायित्व वो संभालती थी। तो ये कहा गया इस प्रावधान के संदर्भ में कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा जाएगा, एक और सदस्य जोड़ा जाएगा, यानी कि जो विधि का ज्ञाता हो, विधि के जो प्रावधान है विधियों के का एक ज्ञाता हो, और विधियों का ज्ञाता होने के नाते होगा। और उसका काम क्या होगा कि जब ये परिषद कानून बनाने बैठेगी, यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया को जब वो संचालित करेगी, उस समय ये विधि सदस्य उसकी बैठक में भाग लेगा। ठीक है, भाग लेगा और उसमें मतदान भी कर सकता है और अपना जो है सामान्य एक सदस्य के रूप में भाग ले सकता है। लेकिन जब वो परिषद विधायी कार्यों को ना करते हुए प्रशासनिक कार्य करेगी, तब ये विधिक सदस्य उसमें भाग नहीं लेगा, उसमें किसी प्रकार की उसकी गतिविधि या प्रतिभागिता का को नहीं प्रावधान किया गया था। ठीक है, लेकिन उस समय इसीलिए उसको पूर्ण सदस्य कहा गया। पूर्ण सदस्य नहीं था वो, इसीलिए वो एक अस्थायी सदस्य था, क्योंकि वो विधायी कार्यों में जब परिषद बैठती तब तो उसका सदस्य हो जाता था, लेकिन जब वो परिषद कार्यपालिका के रूप में काम करती थी, कार्यकारी शक्तियों का निर्वहन करती थी, तो फिर वो सदस्य उसमें नहीं प्रतिभाग कर सकता था। तो इसीलिए उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया गया। उसको आगे मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल उसकी स्थिति यही थी। ठीक है, वो सिर्फ कानून बनाते समय विधि के सदस्य इसमें प्रतिभाग कर सकता था। ठीक है, अब पहला कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि जब ये प्रावधान हुआ विधि सदस्य वाला गवर्नर जनरल की परिषद में, तो ऐसा पहला व्यक्ति कौन था? वही मैकाले इसमें पहला विधि सदस्य के रूप में
प्रतिभाग किया। ठीक है, उसी मैकाले को इस पहले विधिक सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया, भारत भेजा गया, उसमें वो प्रतिभाग करने लगा। तो ये बात हो गई। दो पॉइंट हम लोगों ने जान लिया कानून निर्माण के। एक तो शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया, गवर्नर जनरल की परिषद में संपूर्ण भारत के लिए निहित कर दिया गया। दूसरा, उसकी परिषद में एक विधि सदस्य को दिया गया कि भाई इतने पूरे भारत के लिए कानून बनाना है, तो एक जो है एक्सपर्ट व्यक्ति हो वो आपके लिए एडवाइजर का काम करेगा, उसकी एडवाइस को आप लीजिए और फिर आप अपने इस कार्य का सकुशल संपन्न करिए। तीसरा पॉइंट इसी में था, जैसा कि अब हम लोगों ने देखा कि भारत में जो इस अधिनियम के पहले तक जो विधि की स्थिति थी वो बहुत बिखरी हुई स्थिति, बिखरे हुए पड़े थे, सब जगह अलग अलग प्रावधान लागू थे और कानूनों का कोई निश्चित एक जो है संग्रहण नहीं था। इसके लिए इसमें यह भी प्रावधान किया गया इस अधिनियम के द्वारा कि एक सरकार क्या करेगी, विधि आयोगों का गठन करेगी, विधि आयोग का गठन करेगी। और ये विधि आयोग क्या करेंगे, ये विधि आयोग क्या करेंगे, भारत में प्रचलित कानूनों का संकलन करेंगे, उनका कोडिफिकेशन करेंगे, संहिताकरण करेंगे। ठीक है, इस काम के लिए एक विधि आयोग के गठन की प्रावधान किया गया। पहला विधि आयोग, कभी कभी यहां से पूछ सकता है प्रथम विधि आयोग कब स्थापित हुआ, गठित किया गया, तो आप जवाब देंगे 1834 को। 1833 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया था विधि आयोग के गठन का, लेकिन पहला विधि आयोग 1834 में गठित किया गया। और इसका भी अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष कौन था, वही एकमात्र विधि विशेषज्ञ मैकाले। यानी आप यूं कर सकते हैं, ये प्रश्न बन सकता है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जब प्रथम विधि आयोग बना तो वो कब बना, 1834 में बना और उसका अध्यक्ष बना मैकाले। देखिए, सिर्फ एक विधि आयोग के गठन होने मात्र से भारत के विधियों का संहिताकरण नहीं हो पाया। भारत का जो विधि आयोग, भारत में जो हम कानूनों का जो संहिताकरण देखते हैं, जिसको हम लोग आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड, ये आपको दिखता है अंतिम रूप में 1860-61 के दौरान, 1860-61 तक आके दिखता है। तो यानी कि लगभग आपके 3 दशक लग गए, मतलब 34 से लेकर आप देखें 61 तक, तो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में हुआ। देखिए, किसी भी चीजों का जो है आप अचानक एक विशेषज्ञ कमेटी बनी और तुरंत उसके परिणाम नहीं आए। तो अंग्रेजों ने जो काम किया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था भारत के लिए कि उन्होंने जो विधियों का, और आज भी इसके ये इंडियन पिनल कोड जो है वो लागू है। तो ये कार्यक्रम चला और लगभग 60-61 तक तो कई विधि आयोगों का गठन हुआ। ये एकमात्र विधि आयोग के रिपोर्ट पे या उसके सलाह पे ये विधि आयोग, ये अंतिम रूप इसका संकलन नहीं हुआ, संहिताकरण नहीं हुआ अधिनियमों का। कई विधि आयोगों का गठन इस क्रम में हुआ, लेकिन फिर भी आप ये बात जानते रहेंगे, प्रथम का आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना कानून के निर्माण की शक्तियां जो थी उनको भी केंद्रीकरण करके वो हमने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दी, और परिषद को थोड़ा सा एक्सपर्ट एडवाइस करने के लिए एक विधि सदस्य प्रोवाइड करा दिया गया। ठीक है, और फिर ये भी कहा गया भाई आप चलिए, आप पूरे जो है जो कानून है उसको एक संगठित ढांचा प्रदान करिए, उसको संकलित करिए, उसको एक जो है संहिताबद्ध करके एक जगह प्रस्तुत करिए। उस कार्य के लिए भी कहा गया ठीक है, आप जो है आयोगों का, एक विधि आयोगों का गठन करने की परंपरा शुरू हुई और वो विधि आयोग अध्ययन करता रहा, अपनी रिपोर्ट देता रहा, फिर अंततः जाकर 1860-61 में उन भारतीय कानूनों का आईपीसी के रूप में संकलन हो गया। ठीक है, ये हमने प्रावधान जान लिया। अब इसमें 2 और प्रावधान हम लोग जानेंगे 1833 के एक्ट के द्वारा, इसी में हम लोग आगे समझ लेते हैं। एक प्रावधान ये था, ये प्रावधान हम लोग केंद्रीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको आप समझ लिए होंगे। अब इसमें इस अधिनियम की एक धारा थी 87, धारा 87, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस धारा पे हम मानववाद और जो है व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा, इसको और आगे जो प्रावधान था उस पर हम देख सकते हैं उस आंदोलन और उस नए विचारों के प्रभाव को। धारा 87 यह कहती थी कि अब से भारत में जो कंपनी का शासन है उसमें जो भारतीय हैं उनको लिए, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे वो वंश के आधार पर, चाहे वो नस्ल के आधार पर,
चाहे वो किसी अन्य आधारों पर उनको किसी सेवा आदि से वंचित नहीं किया जाएगा, या उनके किसी भी प्रकार का भेदभाव इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि वो जो है फला नस्ल के हैं, फला रंग के हैं, फला जो है अमुक वंश के हैं, इस आधार पर नहीं किया जाएगा। मेरिट के आधार पर जो है सेवा में उनको भारतीयों को भी अवसर दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। आप यहाँ से अपने हम लोग अभी जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे जो है तो उससे भी लिंक कर सकते हैं कि जब आर्टिकल जो है 16 और जो है अवसर लोक नियोजन में अवसर की समानता की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम इसको देख सकते हैं, इस आर्टिकल से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान 1887 के तहत किया गया, यानी कि आप मोटी मोटा याद रखेंगे कि भेदभाव का निषेध कर दिया गया कि भारतीयों के साथ जो है नस्ल, रंग, जन्म, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सेवाओं में उनको भी एक समान अवसर दिया जाएगा। यानी ये बात कही गई कि मेरिट के आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। लेकिन देखिए ये अधिनियम आया 1833 में, इस अधिनियम में ये प्रावधान रखा गया, लेकिन इसको भी एग्जीक्यूट होने में बहुत समय लगा। हम अब आगे जब देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे, उस एक्ट में फिर प्रावधान किया गया इस प्रावधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस अधिनियम में 1853 के अधिनियम में हम इसको देखेंगे, फिर जो है प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की बात की गई और उस अधिनियम के तहत फिर आगे चलकर भारत में उच्च पदों पर भारत में भारतीयों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने का व्यवस्था किया गया। तो अभी भी 33 के अधिनियम में प्रावधान हुआ, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन हम 53 के बाद देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि इसको आधार दिया गया, इसको जो है स्थान दिया गया इस अधिनियम में, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम अपने आर्टिकल के फंडामेंटल राइट से जोड़ सकते हैं आगे चलकर। ठीक है, फिर एक प्रावधान इसमें हम समझ देखेंगे, वो था दास प्रथा को लेकर, दासों की अवस्था या स्थिति को लेकर। इस अधिनियम में कहा गया कि भारत सरकार को भारत में दासों की अवस्था को सुधारने और अंततः दास प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसमें अंत तो नहीं किया गया, लेकिन भारत सरकार पे एक दायित्व दिया गया कि भारत में जो दासों की स्थिति है उसकी अवस्था को सुधारें और अंततः उसको समाप्त करने का जो है प्रयास करें। तो हम इस स्थिति में देखते हैं ये बात कही गई, लेकिन अंततः दास प्रथा समाप्त कब हुई ये भी तुरंत हम इस पे नहीं देंगे। आप इसीलिए इसके रिलेटेड फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। दास प्रथा पूरी तरह समाप्त कब की गई? 1843 में, यानी इस अधिनियम के 10 साल बाद। लॉर्ड एलन बरो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके पीरियड में 1835 में दास प्रथा को समाप्त किया गया। और अगर एक प्रश्न देखिए यहाँ भी बन सकता है, पीछे से भी कभी ये प्रश्न बना दिया कि दास व्यापार को प्रतिबंधित किसने किया था, दास व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो इसका अलग उत्तर होगा। देखिए दास प्रथा पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन ये दासों के व्यापार पर प्रतिबंध था। ये जो प्रतिबंध था 1789 में ये कॉर्नवालिस ने लगाया था। तो इससे रिलेटेड ये फैक्ट्स भी आप जो है याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन 1833 के अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल पे ये उत्तरदायित्व सौंपा कि वो दासों की स्थिति को सुधारें और अंततः उसे समाप्त करने का प्रयास करें। और 1843 में जाकर एलन बरो ने दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया और समाप्त, उसके बाद औपचारिक तौर पर दास प्रथा समाप्त हुई। तो ये जो प्रावधान थे ये 1833 के एक्ट के प्रावधान थे। ये प्रावधान भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। वो उसकी विशिष्ट एक तरह से प्रावधान है जिसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और अन्य प्रावधानों को भी आप याद कर लें। ये दोनों फैक्चुअल हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो है हमारे जो आर्टिकल जो अधिनियम है वो हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।